हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू क्लास 10th। अब इसके बाद आपका 11th-12th होगा, फाइनल 2 years ऑफ स्कूल लाइफ। लेकिन चलो बहुत अच्छा है, हम एक न्यू शुरू करेंगे, अभी न्यू शुरुआत होगी ये। एंड जैसे 9th में हमने पूरा डेमोक्रेसी के बारे में देखा था, उससे रिलेटेड हमने बहुत सी चीज़ें देखी, तो कहीं ना कहीं इस साल भी हम वो डेमोक्रेसी को ही लेके आगे बढ़ेंगे। हम उसी को लेके बात करेंगे और देखेंगे अब और लोकतंत्र के क्या पहलू हैं जो हमारे सामने और नकाबपोश होंगे, मतलब बाहर आएंगे। तो 9th क्लास में हमने डेमोक्रेसी देखी, सब कुछ देखा। 10th का सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग के बारे में, मतलब जो हमारी पावर है गवर्नमेंट की वो किस तरीके से शेयर होती है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। जैसे 9th में हमने एक चीज जरूर देखी थी डेमोक्रेसी में, वो ये थी कि कभी भी डेमोक्रेसी में जितनी पावर है गवर्नमेंट के पास, अकेले के पास सारी पावर्स नहीं होती हैं। हमने ये चीज़ इंस्टीट्यूशंस में देखी, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हो गया हमारा, फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, जुडिशरी है। हमने उन सब में भी देखा था ना कि किस तरीके से पावर जो है वो तीनों इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड हो गई है गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूशन एक अलग काम करता है, वो एग्जीक्यूट करता है सारी चीज़ों को। लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है, जुडिशरी जो वो देखता है कि भाई लॉज में सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, सारे लोगों को लॉज प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को देखा जाए। तो किस तरीके से डेमोक्रेसी में पावर जो है वो डिवाइड हो गई है, राइट। गवर्नमेंट के अकेले के पास पावर नहीं। अगर अकेले के ही पास पावर होती कि भाई वो लॉ देख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, फिर लॉ मतलब जो है वो सज़ा भी दे रहे हैं, एक न्याय भी दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर हम सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से देखते तो डिक्टेटरशिप कहलाई जाती है, वो मोनार्की कहलाई जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में पावर जो है वो शेयर की जाती है, वो शेयर होती है लोगों के साथ। लेकिन अब ये जो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रियल लाइफ में अगर बात करें तो जैसे हमने 9th में ही देखा था कि कितने सारे डर्टी ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो उसी तरीके से एक्चुअली आम जिंदगी में, रियल लाइफ में हर किसी को ना पावर चाहिए, अपने हाथों में पावर चाहिए हर किसी को। तो इसीलिए ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसीलिए ही पावर शेयरिंग जैसी चीज़ें, एक अलग पहलू जो कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का है, वो हमारे सामने इस साल रखा गया है। तो एज यूजुअल पहले हम कुछ कहानियां देख लेते हैं और उससे रिलेटेड हम क्या कहानी से सीखते हैं वो देखेंगे। यही हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बेल्जियम की। बेल्जियम एक कंट्री है, बहुत खूबसूरत है। मतलब मुझे मालूम है कि बेल्जियम एक कंट्री है, मतलब बड़ी खूबसूरत कंट्री है ये, क्योंकि वो इतने खूबसूरत कंट्रीज़ के साथ वो बॉर्डर भी अपना शेयर करती है। यूरोप का एक देश है जो अपना बेल्जियम है, वो शेयर करती है उसके बॉर्डर्स फ्रांस के साथ, नीदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ और देन लग्जमबर्ग के साथ। लग्जमबर्ग तो एकदम हमारी जैसे सिटी होती है ना, उतना छोटा देश है। यूरोप के देश बहुत छोटे छोटे हैं, वैसे ही बेल्जियम भी एक देश है। बेल्जियम एक तो सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत है, कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाना, घूमने ज़रूर जाना वहाँ पे। अब जो बेल्जियम है वो एक तो छोटा सा देश है यूरोप में, कह सकते हैं कि उसका एरिया तो भाई हमारा जो स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटा होगा। अब हरियाणा से क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि भाई उसकी जो पॉपुलेशन है, उसका जिस तरीके से जो थोड़ा ज्योग्राफिकल मैप वगैरह थोड़ा बहुत सिमिलर है, इसीलिए। अब हरियाणा की पॉपुलेशन के ही बराबर उस पूरे देश की पॉपुलेशन है, कुछ 1 करोड़ के थोड़े से ऊपर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ ही समझ लीजिए आप लोग। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है उन लोगों की, किसकी, बेल्जियम की। अब उसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब आप बोलोगे एथनिक कंपोजिशन मतलब क्या, एथनिसिटी मतलब क्या। तो एथनिसिटी बेसिकली क्या है, एक ही समुदाय के लोग जो एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, काफ़ी बार रिलीजन को फॉलो करते हैं, ऐसे सब चीज़ें जो एक ही और एक ही व्यू पॉइंट रखते हैं चीज़ों को लेके, वो एक एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, ऐसा बोला जाता है। जैसे डेमोक्रेसी में भी हमने कहा था ना, फिजी वाला जब हम एग्जाम्पल ले रहे थे डेमोक्रेसी के एकदम फर्स्ट चैप्टर में पिछले साल, तब हमने बोला था कि वोटिंग राइट्स जो है वो फिजी में
जो एथनिकली फिजी हैं, इंडिजिनस फिजी जो हैं उन लोगों को मिलते हैं, लेकिन जो इंडियन फिजी है उनको नहीं मिलते। तो ये जो एथनिसिटी वहाँ से भी आया था ये टर्म। तब भी मैंने बोला था कि जो एक ही जैसे हाल भाव रूप रंग के जो लोग होते हैं उसको हम एथनिसिटी कहते हैं। एथनिसिटी और नेशनैलिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अमेरिका है, बहुत सही एग्जाम्पल एथनिसिटी को समझने का एक्चुअली अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में दूर बाहर से देश से लोग आके बस चुके हैं और आज वो अमेरिकन कहलाए जाते हैं। लेकिन उनकी जब एथनिसिटी देखोगे तो वो एक्चुअली अलग अलग देशों की होती है। जैसे कि वहाँ पे ऐसे तो मानने के लिए इंडियन अमेरिकन है, कुछ चाइनीज अमेरिकन है, ये सारे भी है तो वो अमेरिकन, लेकिन एथनिसिटी उनकी कैसी है, वो भारतीय लोग हैं, एक्चुअली कुछ चाइनीज लोग होंगे, एक्चुअली कुछ अफ्रीकन लोग होंगे। तो एथनिसिटिकली वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन नेशनैलिटी उन लोगों की अमेरिकन ही है। तो ये इसको हम एथनिसिटी कहते हैं। उसको हम काफ़ी बार लिंग्विस्टिक तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि जो एक ही भाषा में बात करते हैं, क्या होता है जो एक ही भाषा में बात करते हैं उसका कल्चर सेम होता है, उसकी विचारधारा सेम रहती है, क्योंकि वो एक ही भाषा में बात करने वाले लोग हैं, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है वो एक ही जगह से आई थी। इसीलिए जनरली लिंग्विस्टिकली भी एथनिसिटी को जोड़ा जाता है। लिंग्विस्टिकली मतलब जो लोग भाषा में बात करते हैं, जिस भी भाषा में बात करते हैं उसका उपयोग उन्होंने एथनिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वैसे ही अब बेल्जियम की जो एथनिसिटी मतलब जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग बेल्जियम में रहते हैं वो भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। जनरली हमें लगता है कि यूरोप में जो है वो तो सारे आराम से रहते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बेल्जियम हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका थोड़ी एथनिसिटी ना कॉम्प्लेक्स थी। तो देखते हैं एग्जैक्टली था क्या। सबसे पहले तो 59%, आप मैप भी देख सकते हैं यहाँ पे बेल्जियम का, 59% ऑफ बेल्जियम की पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है। बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहती है और वो डच भाषा बोलते हैं। डच एक अलग भाषा, जैसे हिंदी एक भाषा उस तरीके से डच भी एक भाषा है। तो डच भाषा में लोग बात करते हैं 59% जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्रेंच भी बात करते हैं कुछ लोग 40%, और वो लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ठीक है, वेलोनिया रीजन जो थोड़ा नीचे वाला जो रीजन है, लाल इसमें जो पेंटेड है वो वेलोनिया रीजन है। और बचे 1% मतलब रिमेनिंग पीपल जो ना डच है ना फ्रेंच है, वो जर्मन भाषा में बात करते हैं। वो बाकी रिमेनिंग बेल्जियम के पीपल हैं। अच्छा, डच और जर्मन एक नहीं है, फर्क है उसमें। तो ये मत बोल देना कि डच और जर्मन तो एक भाषा, नहीं, अलग है, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन अलग है दोनों भाषाएं। तो ये तो बात है पूरी कंट्री की, लेकिन जो उनका कैपिटल है, ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स में कैसा है, 80% लोग जो है वो फ्रेंच में बात करते हैं उनकी कैपिटल में, उनकी राजधानी में, एंड 20% सिर्फ जो है वो डच बात करते हैं। यहाँ देख लिया कैसे एकदम से टेबल्स बदल गए, मतलब हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, मतलब कैसे उल्टा हो गया सब। कंट्री में फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में, पूरे बेल्जियम के कंट्री में फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में, डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में 59% से। लेकिन वही चीज़ उनके राजधानी में, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है, उसी हिसाब से उनकी जो राजधानी है ब्रसेल्स, वहाँ पे उल्टा है। वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले लोग कम हैं। सिर्फ 20% डच बोलते हैं और 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी उनकी एथनिक कंपोजिशन इस तरीके का बेल्जियम में देखा जा रहा था। Which led to what? Which basically led to the minority French-speaking community was relatively rich and powerful. तो कैसा था कि वहाँ पे जो फ्रेंच लोग हैं बेल्जियम के, हमने जैसे कहा था वो बॉर्डर भी अपना शेयर करता है फ्रांस के साथ, तो वहाँ से हिस्ट्री में लोग आए होंगे वहाँ पे बेल्जियम में। तो जो पहले से बेल्जियम में रहने वाले जो फ्रेंच लोग हैं वो थोड़े रिच एंड पावरफुल थे एज कंपेयर टू दोज ऑफ डच स्पीकिंग। अच्छा, बेल्जियम बोलता है खुद को कि भाई हम ओरिजिनली डच स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं नहीं। वो फ्रेंच लोग वहाँ पे आके बस गए, बात हो रही बहुत 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 पहले के टाइम से, या अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से, जब उनका चल रहा था राज वगैरह, फ्रांस का जब चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे बहुत पहले से फ्रेंच लोग आके वहाँ पे बस गए। तो उसीलिए वो लोग कहते हैं कि हम जो डच जो खुद ही के थे बेल्जियम के, हम ही मतलब ना रिच हैं ना पावरफुल हैं। इसके अलावा हमें बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब रोजगार मिलना, ये सब होना, एजुकेशन मिलना, ये सब बहुत लेट प्राप्त हुआ कंपेयर टू फ्रेंच पीपल। इसके कारण क्या हो गया, एक टेंशन राइज हो गया बिटवीन डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज।
और ये कब हुआ? 1950 से 1960s के दरमियान ये चीज़ हुई। लोगों को एकदम से गुस्सा आने लगा, उनको लगा कि भाई मतलब ये लोग जो कि एकदम माइनॉरिटी में हैं और बाहर देश से आए हैं, हम तो भाई डच यहीं के रहने वाले लोग थे, फिर भी ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है, ये कैसी बात होती है, ये क्या बात होती है, ये तो कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है। तो इस तरीके से दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, एक कहते हैं ना हेट्रेड सी आने लग गई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। अब जो उनकी राजधानी है बेल्जियम के विच इज ब्रसेल्स, उनके पास एक अलग ही प्रॉब्लम हो रही थी। कंट्री में अलग प्रॉब्लम है, कैपिटल में अलग प्रॉब्लम है। वहां पे सबसे पहले तो जो डच लोग हैं, डच पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री लेकिन माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये लोग माइनॉरिटी थे कैपिटल में, तो यहाँ पे अलग ही सिस्टम चल रहा था। यहाँ पे जो फ्रेंच लोग हैं वो उनके ऊपर होने लग गए हावी। कहाँ पे? उनके राजधानी में। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं कि भाई ठीक है, ये सिचुएशन थी बेल्जियम की। अब ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी होने लग गई थी श्रीलंका में भी। अब श्रीलंका में बेसिकली हुआ क्या था? श्रीलंका भी एक आइलैंड नेशन है, कुछ ही किलोमीटर्स सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पे हमें दिखता है, हमें मालूम ही है। अब इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी भी कम पॉपुलेशन है। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। एक तो ये बेल्जियम से थोड़ा बड़ा है, तो अपने कंट्री के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन बराबर है। इनकी 2 करोड़ की के आसपास पॉपुलेशन है। एंड जैसे हर साउथ एशिया रीजन में हो देखने को मिलता है, उसी तरीके से श्रीलंका भी साउथ एशिया रीजन में है। तो उसी तरीके से श्रीलंका में भी बहुत सारे डिफरेंट एथनिसिटी के लोग बसते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बसते थे। तो अभी आप देखोगे ना, तो साउथ एशिया रीजन में ये अलग अलग भाषा बोलना, अलग अलग आइडेंटिटी से लोग आना, ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये पुरानी सी बात है। ये पूरे एशिया जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसमें ये बहुत कॉमन है, ये देखा जाता है कि लोग अलग अलग भाषा बात करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं एशिया में, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हम सब हैं तो एशियन ही। तो उसी तरीके से श्रीलंका में भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी। अब जिस तरीके से बेल्जियम की कंपोजिशन था फ्रेंच, डच एंड जर्मन का, उस हिसाब से श्रीलंका का भी ऑलमोस्ट सिमिलर केस हो चुका था। श्रीलंका में कैसा था कि 74% ऑफ पीपल वर सिन्हला स्पीकर्स, उनकी भाषा है सिन्हलीज, तो सिन्हला बोलते हैं उस भाषा को। तो सिन्हला स्पीकर्स जो थे वो 74% थे, और वहीं जो तमिल बोलने वाले लोग थे, तमिल स्पीकर्स जो थे वो 18% थे, 18% थे। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है 18%, 74%, फाइन, देयर इज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ सिन्हला स्पीकर्स। अब तमिल नेटिव्स जो हैं श्रीलंका के, वो अपने आप में और सब डिवाइड हो गए थे। मतलब एक तो तमिल, ब्रॉडली तो तमिल बोलने वाले 18% थे, उसमें भी तमिल 2 अलग ग्रुप में बट गए थे। एक 13% तमिल ऐसे थे जो कि श्रीलंकन तमिल्स थे, एंड रेस्ट 5% ऑफ द तमिल्स ऐसे थे जो इंडियन तमिल्स थे। मतलब उनके फोर फादर्स या उनके और पुराने जो हैं ग्रैंडफादर वगैरह वगैरह, वो लोग टी प्लांटेशंस या ऐसे सब, जब बेसिकली अंग्रेजों का जब रूल था तब वो लोग बहुत पहले श्रीलंका में जाके बस गए। आज वो लोग श्रीलंकन ही कहलाए जाते हैं, लेकिन श्रीलंका के लोग उनको इंडियन तमिल नाम से जानते हैं। वो लोग बोलते हैं भाई तुम तो भारत से आओ ना, तुम हमारे कहाँ थे लोग, हमारे इंडिजिनस या हमारे एथनिसिटी से तो तुम थे नहीं, तुम तो भारत से बहुत बाद में आए थे। तो ये चीज भी सब डिवाइड हो गए थे तमिल स्पीकर्स। अब यहाँ ये और समझने के लिए मैप ऑफ श्रीलंका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैप पे दिख ही रहा है हमें, सबसे पहले श्रीलंकन तमिल्स जो हैं आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे मैप में भी आराम से दिख रहा है, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री में जो है श्रीलंकन तमिल्स भरे हुए हैं। और सिन्हला स्पीकर्स लोग जो हैं, जो मेजॉरिटी कंट्री को बनाते हैं, 74% सिन्हला स्पीकर्स हैं, वो सारे के सारे बीच वाला जो पूरा एरिया है ना, जो कि येलो में है, वो उन लोगों को दर्शाया गया है। किसको? सिन्हला स्पीकर्स को। तो ये जितने भी येलो में दिख रहे हैं वो सारे सिन्हला स्पीकर्स थे। अब आप खुद ही देख सकते हो कितनी मेजॉरिटी है सिन्हला स्पीकर्स की, और ऊपर वाले पूरे ऑरेंज और उन सब एरिया में जो है तमिल स्पीकर्स थे। अब जो सिन्हला लोग थे वो सबसे पहले तो बुद्धिस्ट थे,
वो श्रीलंका बुद्धिस्ट है, तो वो सिन्हला वो लोग भी बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो हिंदू थे या फिर मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, क्योंकि वो लोग भारत से आए थे ना, तो भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों ही होते हैं। तो ऐसे इस तरीके से तमिल स्पीकर्स जो है वो हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, लेकिन सिन्हला स्पीकर्स सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट थे। एंड ऑब्वियसली 7% क्रिश्चियंस भी थे, दोनों ही सिन्हला और तमिल स्पीकर्स में। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन मेजॉरिटी शेयर या फिर बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। मतलब क्या हो गया कि यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि सिन्हला लोग 74% है बाबा। मतलब चलो बेल्जियम में तो फिर भी कम थे, फ्रेंच और जो बाकी डच स्पीकर्स वगैरह 59-40% वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी, 74% लोग जो है सिन्हला ही बोलते थे, सिन्हला स्पीकर्स थे। तो इस कारण उन्होंने बहुत सारा जो है एक बहुत मेजॉरिटी एंजॉय की श्रीलंका में। उन्होंने बहुत से ऐसी चीज़ें की जो कि सिर्फ सिन्हला के स्पीकर्स, जो सिन्हला स्पीकर्स है उनके ही फेवर में हो, ऐसी सारी चीज़ें देखने को हमें मिल रही थी श्रीलंका में। अब जब भी जिस भी देश में या जिस भी रीजन में जब जो भी एथनिसिटी मेजॉरिटी में होती है और वही जब सब कुछ रन करती है, उन्हीं के फेवर में सारे रूल्स लॉज रेगुलेशन बनते हैं, तो इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, मतलब मेजॉरिटी का रूल। तो ये मेजॉरिटी का रूल श्रीलंका में आ चुका था। बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका में ये हो गया। श्रीलंका सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ 1948 में, उनके ऊपर भी राज था ब्रिटिशर्स वगैरह का, तो श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हो गया 1948 में। उसके बाद द लीडर्स ऑफ सिन्हला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। मतलब क्या था कि सिन्हला कम्युनिटी जो है उन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेंस कर दिया था, चाहे वो गवर्नमेंट के ऊपर हो या किसी भी चीज के ऊपर। मैं गवर्नमेंट के ऊपर मतलब जो भी जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, वो सारे की सारे सिन्हला कम्युनिटी से ही बनते थे, बाकी कम्युनिटी को आने ही नहीं देते थे आगे। इससे हुआ क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हला सुपरमेसी। उन्होंने सिन्हला सुपरमेसी बिठा दी गई श्रीलंका में, ताकि भाई वो वोट भी जीत जाए, गवर्नमेंट पावर में भी आ जाए और सब कुछ मतलब बहुत गुडी गुडी हो जाए, जस्ट बिकॉज 74% पीपल जो है वो सिन्हला थे। अब 1956 में क्या हुआ, 1956 में हुआ ये कि an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। देखो ठीक है, सिन्हला लोग मेजॉरिटी में थे, लेकिन बाकी भी तो लोग थे ना, तमिल स्पीकर्स वगैरह भी थे, वो भी 13% पॉपुलेशन में, और बाकी 5% भी थे इंडियन तमिल स्पीकर्स। तो अगर बाकी देखो तो वो भी काफी बड़ा नंबर है। अगर हम तो चलो यहाँ पे नंबर्स की बात करें, पर अगर सबको एक्चुअली लोगों को खड़ा कर दो तो 13 और 5% बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लोग हो जाएंगे। और ये सब वो मेजॉरिटी वगैरह के चक्कर में ये सब तो चलता ही रहा। उसके आगे बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई सिन्हला को। अब आप खुद सोचो, हमारे इंडिया में अगर ये हो गया, जहाँ पे 21 रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं, मैं ये नहीं कह रही कि ऑफिशियल वगैरह है, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल भाषाएं हैं, बाकी कितनी सारी भाषाएं हैं इंडिया में, कि हर एक रीजन में अपनी अलग बोली है। अब अगर इंडिया में आके कोई एक मेजॉरिटी बोल दे कि नहीं भाई हम आज से ये फलाना ढिमकाना भाषा में बात करेंगे, तो बाकी तो कम्युनिटीज चिढ़ी जाएंगी ना। वो बोलेंगे कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है उस भाषा में, हमें भी भाषा आती है, लेकिन आप ऐसे मेजॉरिटी रूल नहीं कर सकते। हमें जो भाषा हम बात करेंगे, जिस भाषा में हम लिखते हैं, हम वही भाषा बोलेंगे। कल को अगर इंडिया में इंग्लिश मतलब पूरी की पूरी बोल दी कि भाई तुम इंग्लिश में ही पूरी बात करो, जैसे यूके में अपनी भाषा अंग्रेजी को बना लो, ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट हो चुका है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो फेवर नहीं करेंगे। सिर्फ 5 to 10% लोग जो है वो फेवर करेंगे, लोग नहीं फेवर करेंगे। लोग बोलेंगे कि क्यों हम बात करें, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मोर्चे हो जाएंगे कल को। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं श्रीलंका में देखने को मिली। द गवर्नमेंट्स फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. इसका मतलब है गवर्नमेंट भी जो है वो साफ साफ सिन्हला स्पीकर्स को ही पूरा फेवर कर रही थी, भले ही वो उनका रिलीजन हो यानी कि बुद्धिज्म हो, या फिर जितने भी बोल रहे हैं, जैसे मैंने नहीं कहा था IAS IPS इंडिया में बनते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं सारे, तो
उसी तरीके से श्रीलंका में भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, उनके भी तो आईएएस आईपीएस वगैरह वगैरह सब होंगे, उनके कंट्री में जो भी बोलते हैं उसको। तो ऐसे सब गवर्नमेंट जॉब भी अगर किसी को करनी है तो वो भी बाबा गवर्नमेंट जो है सिनेला स्पीकर्स को ही सपोर्ट करेगी और बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी। इतना ज़्यादा बढ़ चुका था ये भेदभाव। इसके बाद ग्रेजुअली ये सब जो इतना होता रहा तो ग्रेजुअली प्रॉब्लम क्या हुई, इट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलिनेशन मतलब एलियन जैसा फील करना। ये सब भेदभाव, इन सब के चक्कर में जो तमिल स्पीकर्स थे श्रीलंका में, उन लोगों को लगा कि जैसे हम इस देश का पार्ट ही नहीं है, हम तो बस यहाँ रह रहे हैं। देश में हम ना गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, ना किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ना ही कि अपना धर्म पूरे अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हमको फेवर ही नहीं कर रही है, हमको देख तक नहीं रही है गवर्नमेंट। तो ऐसे सब उनमें भेदभाव के कारण एक ऐसे एलियन जैसी फीलिंग तमिल स्पीकर्स में बढ़ गई। अब ये सारे ही जितने भी तमिल स्पीकर्स थे सभी में बढ़ गई थी, सिर्फ श्रीलंकन तमिल या इंडियन तमिल्स की बात नहीं, जितने तमिल स्पीकर्स थे सब में ये सब चीजें होने लग गई। ये फीलिंग ऑफ एलियनेशन आने लग गया। उनको ऐसा लगने लग गया कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बुद्धिस्ट सिनेला लीडर्स है, वो सब सिनेला को सपोर्ट कर रहे हैं, उस भाषा को, बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लैंग्वेज और कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन यही जो तमिल्स की जो बात है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो भाषा है, उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। They felt that the constitution and government policies denied them equal opportunities. Equal opportunities मिल ही नहीं रही है तमिल लोगों को वहाँ पे। They are being discriminated against getting a job, अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में उनको भेदभाव देखने को मिल रहा था। अगर कोई भी लोगों को सेंचुरीज तक, मतलब सालों सालों अरसों तक ऐसे भेदभाव देखने को मिलता है तो एक दो जनरेशन तो फिर भी चलो सह लेती है, लेकिन अब आने वाली और जनरेशन सहती नहीं है। अब वो बोलते हैं बस हो गया, अब हम नहीं कर सकते, अब वो आ जाती है लड़ाई के मोड में। तो ऐसा ही हुआ 1980s में। अब यहाँ तो देखो, मैंने जैसे पहले कहा था चली थी बात 1956 से, 1980 आ गया, इतने जमानों तक ये सब चीज़ें होती रही, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट। 1980 में क्या हुआ? Several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam, यानी कि स्टेट, तमिल भाषा में इलम को स्टेट कहते हैं, in the northern and eastern parts of श्रीलंका। अल्टीमेटली यही होगा, किसी भी देश को, इवन इंडिया को भी इससे सबक लेना है। हमारे ये सब सब्जेक्ट में ये सब स्टोरीज क्यों है? ताकि हम इससे सबक लें, क्योंकि हमारे भी देश में बहुत छोटी 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 कम्युनिटीज़ हैं, तो हम किसी भी कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अगर श्रीलंका जैसे हमने किसी भी समुदाय को, किसी भी कम्युनिटी को इग्नोर किया बहुत लंबे अरसे तक, तो कुछ नहीं होगा। वो समुदाय या वो कम्युनिटी बहुत प्राउडली एक इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड करेगी या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करेगी गवर्नमेंट से, एंड विच विल लीड टू अल्टीमेटली पार्टीशन या फिर डिवीजन ऑफ एनी कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। यही चीज़ हो रही थी श्रीलंका में भी। अब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया था, विश्वास नहीं कर रहे थे दोनों लोग एक दूसरे पे, ना ही कि सिनेला कम्युनिटी तमिल्स पे करी थी, ना ही कि तमिल कम्युनिटी सिनेलास पे करी थी। हालांकि हमें मालूम है कि अच्छे लोग भी होते हैं दोनों कम्युनिटीज़ में, लेकिन इतना बढ़ चुका था कि वो लोग ट्रस्ट कर ही नहीं रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि अल्टीमेटली श्रीलंका में एक सिविल वॉर हो चुका। सिविल वॉर का मतलब क्या है? सिविल वॉर मतलब ऐसा वॉर जो कि एक कंट्री के अंदर के लोगों के ही बीच में जंग छिड़ गई है, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। जैसे कल को हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में दो स्टेट्स के बीच में ही वॉर छिड़ गई, प्रॉपर वॉर छिड़ गई, ठीक है, जैसे एकदम वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, उस तरीके से प्रॉपर वॉर छिड़ गई, तो क्या कहलाए जाएंगे? वो हम क्या बोलेंगे कि भारतीय ही भारतीयों से लड़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं सिविल वॉर। आज भी जैसे म्यांमार वगैरह जैसी जो कंट्रीज है, आज के डेट में मैं बता रही हूँ, वो खुद सिविल वॉर के तट पे है। कभी भी सिविल वॉर ऐसे देशों में हो सकता है। गवर्नमेंट, इवन इंडियन गवर्नमेंट वगैरह जो है वो तक बोल रही है, अगर किसी को म्यांमार में जाना है वो तक बताती है कि भाई तुम मतलब संभल के जाओ, हम तो ये एडवाइस करेंगे कि अभी मत जाओ क्योंकि सिविल वॉर छिड़ सकता है। सिविल वॉर में अगर कोई फॉरेन ऑफिशियल या कोई फॉरेन आदमी भी कल को फंस गया ना किसी भी कंट्री के सिविल वॉर में, भाई उसको निकालने के लिए पूरी एयरलिफ्ट कराई जाती है, पूरे के पूरे कंट्री इन्वॉल्व होने लगती है फिर। तो इसलिए बोलते हैं भाई अवॉइड करो ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे सिविल वॉर जैसी टेंशन्स चल रही है किसी कंट्री में। लेट देम सॉल्व देयर ओन मैटर फर्स्ट। तो इस तरीके से सिचुएशंस जो है श्रीलंका में होने लग गई, सिविल वॉर छिड़ गया।
सिविल वॉर प्रॉपर वॉर है, उस चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। एंड इसके चक्कर में हुआ क्या, वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता। जो भी लोग बोलते हैं वॉर कर लो, ऐसे नहीं होता है, वॉर कभी अच्छा नहीं होता है। आई नो कि वो हम यंग है, हमें लगता है कि वॉर कर लेते हैं, पर दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि वॉर से पूरी की पूरी जितनी भी सोसाइटीज़ ना जहाँ हम सब रह रहे हैं, हम सब सोसाइटीज उड़ जाती है बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह से वॉर में। तो यही चीज़ श्रीलंका में भी हुई। जितना भी उन्होंने अच्छा किया था एजुकेशन के मामले पे, साइंस के मामले पे, जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रीलंका का हुआ था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था, हमसे आगे थे वो पूरा का पूरा सिविल वॉर में सेट बैक हो गया। मतलब वो पूरी की पूरी कंट्री एज इफ 90s, पता नहीं 1970s में चली गई, वापस पूरी पीछे चली गई। तो इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी कहीं पे भी वॉर होता है। तो फाइनली द वॉर एंडेड इन 2009। तो ये तो हमने देख लिया था कि भाई श्रीलंका में इस तरीके से श्रीलंका टुक अ पाथ ऑफ वॉर अल्टीमेटली। उन लोगों ने पीसफुली कम्युनिटीज़ को जीने ही नहीं दिया। उन्होंने भाई सोचा कि मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी हमें वोट देगी, मेजॉरिटी से सब होगा, हम सिर्फ मेजॉरिटी को फोकस करेंगे, माइनॉरिटी को फोकस ही नहीं करेंगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होता है। माइनॉरिटी चिढ़ जाती है, अलग स्टेट या अलग नेशन भी डिक्लेयर कर सकती है खुद को अल्टीमेटली, विच लीड्स टू सिविल वॉर। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम से हमें सीखने को मिलता है, दोनों ही फेलियर एंड सक्सेस से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनल लाइफ में भी एंड एज अ इन अ कंट्री लेवल पे भी। अब बेल्जियम ने कैसे किया, बेल्जियम में भी इस तरीके के वॉर्स होने लग गए थे। फ्रेंच लोग जो है वो जो डच लोग हैं उनको मारने लग गए थे। आपके यहाँ पे चैप्टर में भी एक कहानी भी है, एक छोटी सी लोगों की, कि ओल्ड कपल थे, वाइफ जो है वो किचन में कुछ कुक कर रही थी, कुछ खाना बना रही थी। 74 ईयर्स ओल्ड वाइफ थी, 77 ईयर ओल्ड उनके हस्बैंड थे। वो दोनों नॉर्मल अपने घर पे रह रहे थे और वहीं वो बाहर देखते हैं तो उनके घर पे ऐसे दरवाज़ा तोड़ के घुस जाती है पुलिस और उन लोगों को मार देती है। उनके हस्बैंड को उन्होंने चेस्ट में 3-4 गोलियां मार दी, जस्ट बिकॉज दे वर डच स्पीकिंग एंड नॉट फ्रेंच स्पीकिंग। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी बेल्जियम में देखने को मिली थी। इतने बड़े लेवल पे लोगों को मारा भी जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी, बिकॉज वो एक समुदाय से बिलोंग नहीं कर रहे थे, कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। काश ये चीज़ एक्चुअली श्रीलंका भी करता। तो उनके गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये ऐड किया कि the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of the members from each linguistic group. ये बहुत अच्छा कदम था। उन लोगों की गवर्नमेंट को लगा हम ना मेजॉरिटी के साथ जाएंगे ना माइनॉरिटी, हम दोनों के साथ चलेंगे। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही मिनिस्टर्स को रखेंगे, वो भी इक्वल नंबर पे, क्योंकि वहाँ पे एक राजधानी का अलग सीन था और पूरे कंट्री का अलग सीन था। राजधानी अपनी अलग जंग लड़ दे रही है और कंट्री एक अपनी अलग जंग लड़ रही है बेल्जियम में। तो ऐसे उन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सोचा अल्टीमेटली, विच लेड टू कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजन यूनिलैटरली नहीं लेगी। मतलब यूनिलैटरल नहीं लेगी, मतलब कोई भी कम्युनिटी सिर्फ अकेली वही कम्युनिटी डिसीजन नहीं लेगी, हर कम्युनिटी का को हिस्सा बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, मिनिस्टर्स में, गवर्नमेंट में। Many powers of the central government have been given to state governments of 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. ये बहुत सही है। तो हमारे में भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, हमारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट वगैरह, और स्टेट गवर्नमेंट है। हमें मालूम है हम जिस भी अलग अलग स्टेट के हैं हमारी अलग गवर्नमेंट होती है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सब तो अलग होती है। तो उसी तरीके से बेल्जियम ने भी यही किया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी है अपना जो भी रन करेगा, जो भी रूल बनाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना उनका नहीं है। वो चाहे तो अपने हिसाब से स्टेट को रूल कर सकते हैं। 2 ही तो स्टेट है उनमें, हमारे में तो 29 स्टेट्स वगैरह हैं, बहुत बड़ा है हमारा देश। अब Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in the Brussels because Dutch-speaking community has accepted equal representation. ये बहुत अच्छा था। अगर एक कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ना तो ऑटोमेटिकली हमारा दुश्मन भी दोस्ती का हाथ बढ़ा ही देता है। तो ब्रसेल्स में जैसे कैसे था कि
फ्रेंच लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे भाई डायरेक्टली सेपरेट गवर्नमेंट ही बनाई जाएगी जिसमें अगेन दोनों लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो फ्रेंच लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की क्योंकि सबसे पहले डच लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। तो वहाँ पे एक ट्रस्ट आ गया कि चलो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, इन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, हम भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। और वहाँ पे एक जैसे यूटी होता है ना हमारे में, यूनियन टेरिटरीज, तो वहाँ पे डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहता है। उसी तरीके से ब्राजील्स को अलग ही भाई बोल दिया कि तुम्हारे लिए अलग सेपरेट गवर्नमेंट होगी, तुमको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगे, जैसे हमारी यूटीज होते हैं वैसे ही कर दिया। Apart from the central and state government, there is a third kind of government in Belgium, which is the community government, elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, education and language related issues. ये तो दो अपने गवर्नमेंट थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो थी, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये तीनों भाषा में जो बोलते हैं लोग वहाँ पे, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, इन तीनों भाषाओं में से कोई भी इंसान उसको गवर्नमेंट बना सकता है। इलेक्ट करने के लोग पहले इलेक्ट करेंगे तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये बेसिकली ध्यान रखेगी कि भाई ढंग से कल्चर चल रहा है कि नहीं, एजुकेशन सबको मिल रहा है कि नहीं, और कोई लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे। ये कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा बहुत एग्जैक्टली तो नहीं, पर जैसे जो जुडिशरी करता है ना कि भाई वो किसी का पार्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंटली देखता है, गवर्न करता है कि सब ढंग से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए ये थोड़ा लॉजिक लगाओ, इसीलिए यहाँ पे तीन जो भाषा है उनमें से कोई भी चूज कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट बना सकता था कि किसी का वो होता है ना कि कोई किसी के साथ खड़ा ही नहीं है, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो इस तरीके से ये भी इनका दिमाग बहुत अच्छा चला था। अब ये बेल्जियन मॉडल से बेसिकली हमें समझ क्या आता है, हमारा टेक होम मैसेज या फिर एक होता है ना की नोट क्या है यहाँ पे। तो हमारा की नोट या टेक होम मैसेज बेसिकली ये है कि इस टाइप के अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, और स्पेशली बेल्जियम जैसे कंट्री वगैरह में जहाँ पे ऐसे एथनिसिटी बहुत अलग अलग है, तो बहुत अच्छे से ये ऐसे अरेंजमेंट काम किए। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड डिवीजन ऑफ कंट्री को रोका गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से कंट्री को डिवाइड नहीं होने दिया इन लोगों ने। अगर ये हरकतें नहीं करते तो बेल्जियम भी आज दो अलग देशों में बांटा जाता, एक वो वेलोनिया रीजन अलग होता, फ्लेमिश रीजन अलग, आज दो और कंट्रीज होते सिलेबस में पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्राजील्स बेल्जियम, यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है ना पूरा यूईयू, तो अभी क्यों हो रहा था ये कि यूके जो है अपना वो यूरोपियन यूनियन से हट रहा था, ब्रेक्सिट चल रहा था उसका, हट चुका है अभी, तो वो अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं है, जबकि जितने भी यूरोप में देश है सारे ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो अब जो यूरोपियन यूनियन जो इतना बड़ा उनका है अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट, वो ब्राजील्स में उनका हेडक्वार्टर्स है। सोचो पूरे के पूरे यूरोप ने ये चूज किया कि हम ब्राजील्स को, उनकी जो कैपिटल है बेल्जियम की राजधानी जो है, वहां पे हम ईयू का पूरा हेडक्वार्टर बना देंगे, क्योंकि इन्होंने एक मिसाल रख दी कि किस तरीके से दो अलग कम्युनिटीज को हैंडल किया जा सकता है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है डेमोक्रेसी में, सब अच्छे से हैंडल हो सकता है। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। इन कंक्लूजन क्या है, फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है बातों का कि देखो दोनों ही डेमोक्रेसी थे, बेल्जियम भी डेमोक्रेसी था, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी था, लेकिन उसके बावजूद भी पावर शेयरिंग जो की गई वो दोनों ही कंट्रीज ने अलग अलग वे में की गई। जहां बेल्जियम के लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि भाई यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और पॉसिबल है कंट्री में, अगर हम दोनों ही समुदाय या दोनों ही कम्युनिटीज के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें और उनको समानता दें तो फिर यूनिटी आ जाएगी। वहीं श्रीलंका के लोगों ने अलग पाथ अपनाया, उन्होंने ये सोचा कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है हम उनका साथ देंगे, हम सिर्फ उनकी बात सुनेंगे, हम एक डोमिनेंस प्ले करेंगे माइनॉरिटी की तरफ, हम माइनॉरिटी को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, विच लेड टू अ सिविल वॉर। तो ऐसे कभी नहीं करना है, हमेशा साथ में सबको लेके चलना है, भले ही तुम्हें हेट्रेड हो ना हो, तुम्हें क्या करना है, तुम थोड़ी मतलब उसका पार्ट हो, सब साथ में रह रहे कंट्री में तो साथ में रहो। तो ये हमें कंक्लूजन दिखता है इस चीज से।
तो आई होप कि आपको ये बड़ी मजेदार कहानी समझ आ गई होगी बेल्जियम और श्रीलंका की कैसी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी ना। काफी बार तो हमें समझ में भी नहीं आता कि किस तरीके से हमारा जो साथी है, हमारा जो नेबर है श्रीलंका, उन्होंने भी किस किस तरीके की वायलेंस, किस किस तरीके का सिविल वॉर अनफॉर्चुनेटली देखा है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमारे कोर्स में रखी जाती, हो सकता है उनके भी कोर्स में इंडिया से रिलेटेड कोई टॉपिक रखा हो। तो ऐसे बड़ा मजा आता है देशों के बारे में जानने में कि किस किस तरीके से लोगों के साथ हो चुकी हैं घटनाएं पास्ट में। अब हम आगे और देखेंगे पावर शेयरिंग के बारे में कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी होती है एंड पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कितने सारे होते हैं। ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे मेन फेडरलिज्म वगैरह में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट है, कहीं पे कुछ भी है, आपने कोई केस स्टडी देखी है, यूट्यूब में कोई वीडियो देखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी किसी भी हिस्से से आपने रिलेटेड वीडियो देख लिया है, आपको कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए, हमसे पूछिए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। एंड समझ आ गया है वीडियो तो लाइक करके जाओ यार, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग।